गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज बेटा हम इस चैप्टर के अंदर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर लास्ट के जो दो टॉपिक हमारे बचे हुए थे वो थे हमारे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। इनके बारे में हम बात करें। ठीक है, तो पहली बात ये आती है बेटा कि यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल का मीनिंग क्या है? ठीक है, कंट्रोल मतलब पता ही है। बायो का मतलब है कि माइक्रोब्स को यूज करना टू कंट्रोल द पेस्टिसाइड, जो पेस्ट होते हैं इनको कंट्रोल करना। ठीक है, दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इनको कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ सम बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, माइक्रोब्स को है या दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इस्तेमाल करके क्या करना, इन बीमारी करने वाले जो जीव हैं ये जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको कंट्रोल करना वही कहलाता है बायो कंट्रोल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल बेसिकली है क्या? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में बात करें, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल पेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके उन पेस्ट को कंट्रोल करना। पेस्ट क्या होता है यहाँ पर? पेस्ट वो आपके जीव होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्रॉप को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी जो प्रोड्यूस है, उसकी जो ईल्ड है उसको घटाने का काम करते हैं, उसे कहते हैं हम पेस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है वो क्या है? बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करके फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। ठीक है भाई, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करके जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं प्लांट्स के अंदर, इनको कंट्रोल करना, और साथ ही साथ किसको कंट्रोल करना? जो पेस्ट है। ठीक है, दूसरे जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, जो आपका जो रूट बोरर है, या आप कह सकते हो आप स्टेम बोरर है। ठीक है, और आप कह सकते हो लीफ बोरर है। ठीक है, जो ऐसे इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं, सैप को सक करते हैं, तो जो लीफ के अंदर सैप प्रेजेंट होता है उसको सक करते हैं, स्टेम के अंदर जो होता है उसको सक करते हैं। इसके अलावा फ्रूट बोरर भी क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम जो डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारी जो क्रॉप की ईल्ड होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है भाई, वैसे तो अभी आमतौर पर अभी हम बात करें कि हम फिलहाल के एट प्रेजेंट डे की बात करें, तो प्रेजेंट डे में हमारे जो डिपेंडेंस है इन चीजों को कंट्रोल करने की। ठीक है, प्लांट डिजीज को कंट्रोल करना है या पेस्ट को कंट्रोल करना है, तो बेसिकली हम डिपेंड करते हैं केमिकल्स के ऊपर। ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स हम पे डिपेंड करते हैं, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं हम, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक होती हैं, काफी ज्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, और ह्यूमन बींग्स के साथ साथ किसके लिए टॉक्सिक होती है बेटा? एनिमल्स के लिए भी। और इसके अलावा जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी ये पोल्यूट करने का काम करती है इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। फंगीसाइड्स भी हम यूज करते हैं भाई, फंगस के अगर ऐसी कोई हार्मफुल फंगस जो ग्रो कर रही है प्लांट्स के ऊपर, तो उनको कंट्रोल करने फंगीसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में किस प्रकार का पोल्यूशन करते हैं बेटा? ये सॉइल का है, ग्राउंड का है, वाटर का है, ये तीनों पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, जो भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड हम छिड़कते हैं हमारे खेतों के अंदर, और ये क्या होती है, पानी के साथ मिलकर क्या करती है बेटा? ये जमीन के अंदर चले जाती हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको भी क्या करती है, ये पोल्यूट करती है। लीचिंग के द्वारा, पर्कुलेशन के द्वारा पानी के साथ मिक्स होकर अंडरग्राउंड में वाटर में चली जाती है, तो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भी हमारा पोल्यूटेड हो जाता है। साथ ही साथ जो सॉइल है, सॉइल भी हमारी क्या होती है, पोल्यूटेड हो जाती है। सेम इसी तरीके से क्या होता है, जब एक्सेस ऑफ वाटर होता है जो हम खेतों से बाहर निकाल देते हैं, तो ये पानी भी क्या है, नियर बाय जो वाटर बॉडीज होती है, आसपास के तालाब, नदी नाले जो तालाब होते हैं उनके अंदर चले जाता है, तो वहां का भी क्या है, पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो था हमारा क्या नुकसान है हमारा केमिकल यानी कि इंसेक्टिसाइड, यानी कि आर्टिफिशियल, यानी कि केमिकल जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, इनका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकता है हमारे
एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर के अंदर, इन एग्रीकल्चर देयर इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट, एक तरीका है पेस्ट को कंट्रोल करने का जो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचुरल प्रिडेशन के ऊपर, रेदर देन द इंट्रोड्यूस केमिकल्स। जो केमिकल्स को छोड़कर हम टोटली नेचुरल तरीके से क्या करते हैं, जो पेस्ट है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। बात होगी हमारी ये हो गई हमारे। इसके अलावा कि जो प्रेजेंट जो मेथड है भाई, प्रेजेंट जो मेथड है, इसके अलावा प्रेजेंट जो मेथड है वो क्या करता है बेटा, एक होलिस्टिक अप्रोच क्या करता है, यूज करता है। संपूर्ण रूप से क्या करता है, जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट्स तो ठीक है, पेस्ट तो हमारे ठीक ही ठीक खत्म करता ही करता है, मगर साथ ही साथ जो आपके जो फ्रेंडली किसान के जो फ्रेंडली जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स है या फंगस है, दूसरे जो जीव हैं, उनको भी क्या करता है बेटा, ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है, उनको भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा, ये यानी कि केमिकल मेथड को यूज करके एक होलिस्टिक अप्रोच यूज करता है, जिसके तहत समग्र जितने भी संपूर्ण जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रेजेंट हैं आपकी फील्ड के अंदर, जो खेत के अंदर जितने प्लांट्स हैं दूसरे या दूसरे जो इंसेक्ट हैं, उन सबको खत्म करने का काम करता है। मगर अगर हम बात करें बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें, तो पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल करने की बात करें, तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, जो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो इंसेक्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, जो ऑर्गेनिक जो फार्मर होते हैं उनको उसको इस्तेमाल करने का काम करते हैं, उनको स्टडी करते हैं कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, जो ऐसे इंसेक्ट्स हैं या दूसरे जो पेस्ट है या प्रेडेटरी जो इंसेक्ट है, जो हमारे जो क्रॉप्स हैं इनको नुकसान पहुंचाने वाले जो इंसेक्ट हैं उनके ऊपर प्रिडिक्शन करते हैं, उनको खाते हैं। ये सारी चीज क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में की जाती है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो बने गए जो प्रोड्यूस होते हैं काफी महंगे होते हैं, ठीक है भाई। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बात करें, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बायोलॉजिकल फार्मिंग के अप्रोच की बात करें, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारा खेत है, खेत के अंदर जितने भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, प्रीडेटर भी हैं एज वेल एज पेस्ट भी हमारे, ठीक है भाई। यानी कि कहने का मतलब है ऐसे इंसेक्ट भी प्रेजेंट हैं हमारे खेतों के अंदर जो क्या करते हैं, बीमारी फैलाने वाले जो पेस्ट होते हैं उनको शिकार भी करते हैं, ठीक है। और हमारे ऐसे भी हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट है जो कि बीमारी पैदा करते हैं, हमारे नुकसान पहुंचाते हैं हमारी क्या है, क्रॉप्स को। तो उसकी लाइफ साइकिल को स्टडी किया जाता है और वो फीडिंग कैसे करते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, हर चीज को वहां पर क्या है देखा जाता है इन बायोलॉजिकल फार्मिंग में, ठीक है। तो अब हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, कि एग्जांपल कौन कौन से हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज के अंदर। तो सबसे पहला हमारे क्या, बायो हर्बिसाइड, ठीक है, ऑर्गेनिक है भाई, बायो हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड यानी कि अनवांटेड जो प्लांट होते हैं, हर्ब जो ग्रो कर जाते हैं, वीड्स जो ग्रो कर जाते हैं, उनको खत्म करने का काम करती है, ठीक है। कंट्रोल वीड्स क्या है, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट विच ग्रोज विद आवर क्रॉप्स, हमारे क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, जिन्हें वीड्स कहते हैं। वैसे तो वीडिसाइड यूज करते हैं आज के समय में, यूज करते हैं जो कि क्या है, हार्मफुल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बात करें, पहली जो बायो हर्बिसाइड थी जो 1961 में डेवलप की गई थी, जो कि कैसी थी, माइक्रो हर्बिसाइड थी, डिराइव्ड फ्रॉम ए फंगस फाइटोप्थोरा पेल्मिवोरा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली डेवलप्ड जो बायो हर्बिसाइड है वो कौन सी थी, माइक्रो हर्बिसाइड थी। और किस फंगस से इसको बनाया गया था, वो फाइटोप्थोरा पेल्मिवोरा, ठीक है, विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ मिल्कवीड वाइन्स इन सिट्रस ऑर्किड्स, ठीक है। सिट्रस के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो मिल्कवीड वाइन्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है भाई। इसके अलावा बायो हर्बिसाइड के अलावा एक मेथड और होता है बेटा, जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलियोपैथी। एलियोपैथी ये टर्म पूछी जा सकती है तो स्टेटमेंट देकर, ठीक है, आपको बताना होगा कि ये किस प्रकार का फिनोमेना है। एलिलोपैथी, LLELOPATHY, एलिलोपैथी। एलिलोपैथी में क्या होता है बेटी, बेसिकली हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं हमारी क्रॉप प्लांट के साथ, वो जो कि दूसरे जो हार्मफुल जो वीड्स हैं उनको ग्रो होने से रोकता है, ठीक है। एलियोपैथी में क्या होता है, एलियोपैथी में वो प्लांट्स होते हैं बेटा, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं,
कुछ मेटाबोलाइट रिलीज करते हैं अपने आसपास, जो दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने से रोकते हैं, उनको ग्रो होने नहीं देते हैं, जर्मिनेट करने नहीं देंगे। ऐसा जो फिनोमिना है इन्हें कहते हैं एलिलोपैथी। याद रहेगा बेटा, ठीक है। एलिलोपैथी 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 कहते हैं। तो ये जो मेटाबोलाइट ये सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं सॉइल के अंदर, जिसके चलते जो वीड्स होते हैं वो क्या ग्रो नहीं कर पाते। तो इस तरीके से भी हम क्या है वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बायो हर्बिसाइड के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एलिलोपैथी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, वीड्स का कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना जरूरी है। हमें स्टडी करना पड़ता है भाई किस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो दूसरी जो वीड्स ग्रो कर रही हैं क्रॉप के साथ साथ उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, इसके बाद ही हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेटा, लेडी बर्ड है एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेडी बर्ड आपने देखा होगा, अगर जो बरसिन का जो समय आता है उस दौरान आपने बरसिन के ऊपर आपने छोटे छोटे कीट देखे होंगे, जिसकी बैक रेड कलर की होती है और उसके ऊपर छोटे छोटे डार्क कलर के क्या होते हैं, धब्बे से होते हैं, डॉट्स होते हैं, वो आपका लेडी बर्ड है। वो लेडी बर्ड है जो कि क्या करती है, एफिड्स को और मॉस्किटोज को क्या है कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अलावा ड्रैगन जो फ्लाइज हैं ये भी सेम काम करती हैं, ठीक है। इसके अलावा और हमारा एग्जाम्पल कौन सा होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोचिनियल इंसेक्ट कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, जो कि कैक्टस की ग्रोथ को ओवर ग्रोथ को रोकने का काम करता है। अगर इस इंसेक्ट को अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं ऐसी जगह पर जहां पर क्या कैक्टस बहुत अधिक मात्रा में ग्रो करते हैं, तो ये क्या करेगा, उसकी ओवर ग्रोथ को रोक देगा, उसको क्या कहते हैं खा जाता, खत्म कर देता उसको। कोचिनियल इंसेक्ट ये कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, ठीक है। इसके अलावा है बैक्टीरियोफाज, जो कि हमारा एनसीईआरटी में देखा, ये पॉइंट हमारा एनसीईआरटी में है और ये वाला पॉइंट हमारा एनसीईआरटी में है। बैक्टीरियोवायरस की बात करें, ये प्रकार का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल, जो कि एक प्रकार का क्या है, पैथोजेनिक वायरस होता है, जो क्या करता है, जो डिजीज कॉजिंग जो इंसेक्ट होते हैं उनको इन्फेक्ट करके उनको मार देता है, खत्म कर देता है। और दूसरे जो अर्थ्रोपोड पेस्ट होते हैं उनको भी क्या है, इन्फेक्ट करके मार देता है, खत्म, बीमारी पैदा करके वो अंदर उनको मार देता है, ठीक है। यानी कि इंसेक्ट पेस्ट को और दूसरे जो अर्थ्रोपोड पेस्ट हैं किसके, ठीक है, क्रॉप्स के ऊपर उनको खत्म करने का काम करता है। इसके ऊपर बैक्टीरियो वायरस के ऊपर अभी रिसेंटली स्टडी की जा रही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसा बना दिया जाए जिसके चलते ये लगभग हर जो इंसेक्ट पेस्ट है उसको कंट्रोल करने का एक काम कर सके, ठीक है। अभी जो बैक्टीरियो वायरस है ये आपका न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, ये याद रखना। बैक्टीरियो वायरस हमारा किसका है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस, कौन सी फैमिली से क्या करता है, ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो बैक्टीरियो वायरसेस होते हैं, दे कंट्रोल द पेस्ट लाइक पोटैटो बीटल्स को कंट्रोल करने का काम करता है, ये एफिड्स को कंट्रोल करने का काम करता है, और कॉर्न बोरर्स, ठीक है, जो कॉर्न के अंदर छेद कर देते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। ये आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। तो बैक्टीरियो वायरस हो गया, लेडी बर्ड हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। और हमारे बुक में बड़ा एक एग्जांपल और दे रखा है, वो दे रखा है बैसिलस thuringiensis, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या आपका ये एग्जांपल है, बैसिलस thuringiensis। हमारा कमिंग जो चैप्टर होगा हमारा बायोटेक्नोलॉजी का, उसके अंदर भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके ये क्या करता है, कुछ प्रकार की प्रोटीन्स ये बनाता है, ठीक है, कुछ कुछ प्रकार की प्रोटीन्स ये बनाता है, जो क्या करता है, बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। स्पोर्स बनाता है, स्पोर्स के अंदर क्या होती है, कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्राई प्रोटीन कहते हैं। जब ये प्रोटीन्स जो कैटरपिलर होता है जो उस पत्ते को खाता है जिसके ऊपर ये स्पोर्स प्रेजेंट होती हैं, तो क्या करता है, तो वो स्पोर उसके गट में जाकर उसको मारने का काम करते हैं, तो खत्म कर देती हैं, ठीक है, उस कैटरपिलर को जो हमारी क्रॉप को हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है। तो लिखा भी हुआ है, देखो, दे आर अवेलेबल इन सैचेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स में अवेलेबल होती हैं, इन ड्राइड स्पोर, एज ए ड्राइड स्पोर, ठीक है, जिसको पानी के साथ मिक्स कर स्प्रे कर दिया जाता है प्लांट्स के ऊपर। जो वल्नरेबल प्लांट्स हैं जिसके पास क्या है, डिजीज कॉजिंग जो आपके इंसेक्ट पेस्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्रासिकास है, फ्रूट के ट्रीज हैं,
ठीक है, जहां पर क्या होता है ये इंसेक्ट लार्वा के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो जो खाने के बाद क्या होता है, ये जो स्पोर्स होती है इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट, क्राई प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये लार्वा के गट में चली जाती है और उसके लिए क्या जहर के समान होती है। ठीक है, जो क्राई प्रोटीन होती है लार्वा के गट में जाने के बाद वहां पर क्या होता है, एक प्रकार का अल्कलाइन मीडियम होता है, और ये अल्कलाइन मीडियम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ क्राई प्रोटीन, जो कि एक प्रकार का बाद में चल के टॉक्सिन बन जाती है। और फाइनली क्या होता है, लार्वा गेट किल, लार्वा आखिरी में क्या है, मर जाता है उसके एक्टिवेट होने के बाद। बीटी टॉक्सिन, तो बीटी टॉक्सिन कह सकते हैं बैक्टीरिया स्पूरिनजेनेसिस। ठीक है, इससे जो स्पोर्स बना बनती है, स्पोर को छिड़काव किया जाता है पौधों के ऊपर, और जो इंसेक्ट का लार्वा जिसको खा लेता है तो वो स्पोर्स उसके गट यानी कि जो प्रोटीन है उसके गट में जाने के बाद वो एक्टिवेट हो जाती हैं एंड दे बिकम टॉक्सिक टू द लार्वा एंड फाइनली दे गेट किल्ड। ठीक है, फाइनली दे गेट किल्ड। क्लियर होता है यहाँ तक ये। इसके अलावा तो बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म। दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं प्लांट के अंदर जो बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, उनके लिए उनके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, इसलिए बड़ा फायदेमंद आपका ये बड़ा बेनिफिशियल आपका बैक्टीरिया है। इसको हमने यूज किया है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हमने इसको क्या है एम्प्लॉय किया है। जनरली क्या होता है, बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया होता है ये दूसरे इंसेक्ट्स को ग्रो करने से रोकता है ये। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया गया है प्लांट्स के अंदर थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे कहते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। किसको कहते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको हमने इस प्रॉपर्टी जो बैक्टीरिया की इसको इस्तेमाल करके हमने क्रॉप्स में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा कौन सा है बेटा, वो है बीटी कॉटन। कौन सा है, बीटी कॉटन। आपने नाम ही सुना होगा, हमारे आजकल बहुत बड़ा ग्रो करते हैं बीटी कॉटन। तो ये जितने भी जो आपके इंसेक्ट पेस्ट हैं, जो कॉटन के जो बॉल प्लांट बॉल होती है, कॉटन लीफ होती है, उसके ऊपर फीड करते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम करता है, इनको खत्म करने का काम करता है। ठीक है भाई, ये तो क्या हमारा किसका, बीटी कॉटन के बारे में। अब आती है बीटी बैसिलस thuringiensis के बारे में। एक और हमारी क्या स्पीसीज है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, एक फंगस की एक स्पीसीज है बेटा ये ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, जो क्या करती है, एक वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है, इंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, जो कि एक एंटागोनिस्टिक टू फाइटोपैथोजेनिक फंजाई एंड निमेटोड्स। ठीक है, फाइटोपैथोजेनिक फंजाई का मतलब है ऐसे फंजाई जो प्लांट्स के ऊपर पैथोजेनिक होती है, बीमारी करने का काम करती है। और दूसरे जो निमेटोड्स होते हैं, जो आपके जो आप कह सकते कीड़े वगैरह होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करती है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। ठीक है भाई, जनरली जो ये ट्राइकोडर्मा स्पीसीज होती है फ्री लिविंग होती है और सॉइल के अंदर एबंडेंटली क्या प्रेजेंट होती है। ठीक है, और राइजोस्फीयर रीजन के अंदर जहां पर क्या रूट वगैरह प्रेजेंट होती है आपकी, ये क्या होते हैं प्रकार के माइक्रो पैरासिटिक ऑफ सेवरल सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजन। उसके लिए क्या है, माइक्रो पैरासिटिक होती है, जो जितने भी सॉइल बोर्न प्लांट जो पैथोजन होते हैं, जो प्लांट्स के अंदर रूट के थ्रू जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनके लिए क्या होता है, माइक्रो पैरासिटिक होती है, उनकी पैरासिटिक होती है, खत्म कर देती है, खा के खत्म कर देती है। ठीक है भाई, इसके अलावा इसको हम सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट फॉर कंट्रोलिंग द फोलियर डिजीज ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट। यानी कि जो आपका एरियल जो पार्ट होते हैं प्लांट के वगैरह हो गया, इनकी जो डिजीज होती है इनको कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या है, इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा स्पीसीज को। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये। ठीक है, इसके अलावा जो फंगस जो होती है आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट पैथोजेंस कॉजिंग वेरियस डिजीज ऑफ द रूट रीजन ऑफ द प्लांट्स। कि रूट रीजन में वाली जो डिजीज होती हैं, ऐसे पैथोजन जो रूट्स की इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वहां पर डिजीज कॉज करते हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारे कोलर रॉट बीमारी होगी, फूट रॉट हो गया, डैम्पिंग ऑफ हो गया। ये कुछ बीमारियां हैं जो रूट्स के थ्रू क्या प्लांट के अंदर एंटर करती हैं और इसको भी क्या ये इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है भाई, अब आती है बात हमारा नेक्स्ट हमारा कौन सा हो गया, माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर की बात करें, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ऐसे आप कह सकते हो माइक्रोब्स
ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, माइक्रोब विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द fertility of the soil, to add the nutrient to the soil is called biofertilizer। ठीक है, एट प्रेजेंट डे बेटा हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर इंक्रीजिंग आवर प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, हमारे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम फैक्ट्रियों में तैयार किया गया जो आपका फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, उनको यूज करते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं बेटा। और इनके यूज करने से क्या होता है, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है एक समय के बाद। ये एक समय के बाद डिक्रीज करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, और सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, मिट्टी के अंदर इकट्ठा होते चले जाते समय के साथ, और एक समय में जो सॉइल होती है इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अल्कलाइन सॉइल बन जाती है बाद में चलकर। ठीक है, और साथ ही साथ ये वाटर पोल्यूशन का भी कॉज करती है, सॉइल पोल्यूशन भी हो जाता है इसके द्वारा। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने का काम भी करती है। ठीक है, तो मेन जो सोर्सेज होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के वो कौन कौन से होते हैं बेटा, बैक्टीरिया है, फंजाई है, सियानोबैक्टीरिया है, बियो ग्रीन एल्गी जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है, एक प्रकार की बायो फर्टिलाइजर होती है। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट की जो कमियां होती हैं, जो क्वालिटी होती है सॉइल को, उसको इंक्रीज करने का काम करती है, उसको बढ़ाने का काम करती है थ्रू नेचुरल नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल तरीके, प्राकृतिक तरीकों के द्वारा जो सॉइल की न्यूट्रिएंट की जो पूर्ति करती है, ऐसे जीवों को हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या राइजोबियम है, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, रूट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो आपके लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम। एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है, जो क्या करती है बेटा, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट और नाइट्राइड्स के फॉर्म में सॉइल के अंदर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एज ए नोड्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा क्या है, माइकोरिजा, माइकोरिजा भी क्या होते प्रकार का बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। अब माइकोरिजा होती क्या है भाई, माइकोरिजा भाई एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। जैसे कि पाइनस का प्लांट हमने प्लस वन में पढ़ा होगा आपने, पाइनस का प्लांट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एक प्लांट और था, उसका नाम दिमाग में मेरा होता है। ठीक है, साइकस। ठीक है, साइकस और पाइनस के रूट्स में क्या आपको फंगस को देखने मिलती है। ठीक है, और ये फंगस क्या करती है, ये फंगस क्या करती है, ये क्या करती है, जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इनको प्लांट रेडली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका सरफेस का हार्ड होता है, सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होती है न्यूट्रिएंट। तो फंगस क्या करती है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो प्लांट को देने का काम करती है। ठीक है, फंगस को क्या करती है बेटा, प्लांट को देने का काम करती है। ठीक है भाई, ठीक है, प्लांट को देने का काम करती है भाई वो। और ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं रियली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहां पर क्या माइक्रोरिजा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, माइक्रोरिजा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीनस जो ग्लोमस फॉर्म ऑफ माइक्रोरिजा है, ये ग्लूकोज फॉर्म माइक्रोरिजा क्या करती है बेटा, ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके सॉइल से उसको क्या प्लांट को पास कर देती, प्लांट को देती है। इन टर्म क्या होता है, बदले में ये जो फंगस होती है ये प्लांट से क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब, प्लांट से कहता है फूड देने का काम करता है। बदले में क्या करती है, प्लांट से फूड लेती है और प्लांट को क्या देती है, फॉस्फोरस देती है। ऐसे ही दूसरे जो
आपके मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सॉइल से सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को देने का काम करती है। इसके अलावा बेटा ये जो फंगस होती है रूट्स के अंदर, ये क्या करती है, रूट बॉर्न पैथोजेंस को भी कंट्रोल करने का काम करती है। जो सैलिनिटी होती है उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, ड्रॉट, सूखा और सूखे वाले जो इलाके होते हैं वहां पर भी ओवरऑल क्या है, प्लांट को सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, एक है मॉइस्ट, हरविंदर, सर आवाज नहीं आ रही आपकी, रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के कितने रुक रुक के आ रही है बेटा? नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी ना, इसके कारण थोड़ा गड़बड़ हो रही है। ठीक है भाई, तो क्या करती है, देखो ये न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करवाती है माइक्रोरिजा फंगस होती है, जो माइक्रोरिजा प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये रूट बॉर्न जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, इनको भी कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अलावा प्लांट की जो टॉलरेंस है, जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट सैलिनिटी को सहन करने की चीज को भी, क्या क्षमता को भी बढ़ाती है, ये जो ग्लोमस जो फंगस होती है। ठीक है, इसके अलावा सूखे जो इलाके होते हैं, सूखे इलाकों के अंदर भी अगर ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, थोड़ा बहुत पानी की कमी हो जाती है, तो उस दौरान भी ये प्लांट को सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है भाई, इसके अलावा और एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें, जो फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, कौन से हैं? एजोस्पाइरिलम है, एजोटोबैक्टर है। दीज आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, जो कि सॉइल को नाइट्रोजन से क्या है, जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल को याद रखिएगा बेटा, एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच आर इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन। अब इसके अलावा एक एग्जांपल और है एजोला, जो कि एक वाटर फर्न है। इट इज एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस कल्टीवेशन। ठीक है, राइस जो धान की जो खेती होती है, इसमें बेटा इसके क्या आते हैं, स्पोर्स आते हैं एजोला के, और एजोला को स्पोर्स को अगर धान के खेतों में पानी में डाल दिया जाए तो वहां पर ये जर्मिनेट करके नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं एजोला। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। एजोला जो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है, एजोला एक क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज पर द नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एजोला है, इसको हम क्या है, राइस फील्ड के अंदर इसके स्पोर्स को राइस फील्ड में डाल दिया जाता है पानी के अंदर। वहां पर जाकर क्या होता है, ये जर्मिनेट करके बाद में आगे चलकर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट है सियानोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें। ठीक है, दे आर द ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स। ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एक्वेटिक एज वेल एज इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, पानी के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं और ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एनाबिया, नोस्टॉक, ओसिलेटोरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ सियानोबैक्टीरिया, एंड द सेम बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द पैडी फील्ड। ठीक है, ये पैडी फील्ड के अंदर भी पाए जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, सियानोबैक्टीरिया है, इट आल्सो एक्ट एज ए ऑर्गेनिक मैटर। इसको एक कंपोस्ट के रूप में भी इसको क्या है, इसको काम करती है। जब धान की खेती कंप्लीट हो जाती है, धान को काट लिया जाता है, जब खेतों को जब दोबारा से इसको क्या है तैयार किया जाता है फॉर द नेक्स्ट क्रॉप के लिए, तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, उसको मिट्टी के साथ ही वहीं पर दोबारा से क्या कर दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, कल्टीवेट कर दिया जाता है, जिसके चलते वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर का काम करती है और साथ ही साथ ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है इसको इंक्रीज करने का काम करती है। सो दीज आर द माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, माइकोरिजा हो गया भाई यहां से, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, ठीक है, राइजोम जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम है। इसके अलावा एजोला के बारे में हमने बात करा, सियानोबैक्टीरिया के बारे में बात करी हमने। ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट्स को ग्रो करना साथ साथ क्रॉप के प्लांट के साथ साथ
जो न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबल जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की, उनकी रिक्वायरमेंट को भी साथ साथ वो पूर्ति करता हुआ चले। ठीक है भाई, ग्रो किया ना भाई, एक सीजन में क्या किया जाए, लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो किया जाए ताकि उसकी क्या है, जो सॉइल की जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट क्रॉप दूसरी ग्रो करते हैं तो वहां पर क्या होगा, वो दूसरी क्रॉप क्या करती है, सॉइल से नाइट्रोजन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। जो सॉइल हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन से डेफिशिएंट हो जाती है। और अगले ही सीजन में जब हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो क्रॉप्स क्या करती हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति कर देती है, कमी को पूरा कर देती है। ठीक है, तो हम क्या है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाए फॉर द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, फॉर द जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए, प्लांट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करें, ना कि हम क्या करें बेटा, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या है, काफी नुकसानदायक होती हैं। तो ये तो था बेटा हमारा जो चैप्टर था हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। ठीक है, तो मंडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, योलो ऐप के थ्रू होगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना भाई। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे आपके। और रही बात एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, तो आपको कल भेज दिए जाएंगे, उनको आप लिख लेना, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो बेसिकली यह इस चैप्टर के अंदर से क्या आएगा बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमारा जो एग्जाम में क्या आता है, वो आता है छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि जो स्टैटिन जो होता है, स्टैटिन और साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किस माइक्रोब्स की मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो गया भाई, लैक्टिक एसिड बेसिलस के बारे में बात हो गया, जो दही जमाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेंसिलिन जो एंटीबायोटिक है, किस फंगस से इसको क्या करी जाती है बेटा, ग्रो करवाई जाती है, एक्सट्रैक्ट करवाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हो गया सिट्रिक एसिड जो है वो किस बैक्टीरिया की मदद, किस फंजाई की मदद से क्या है बनाई जाती है। जैसे कि अगर बात करें साइक्लोस्पोरिन जो ए है वो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरस, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरस की से एक्सट्रैक्ट की जाती है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो ये एस्परजिलस नाइजर से क्या है, फंजाई जो हमारे उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। विनेगर जो एसिटिक एसिड है वो किस बैक्टीरिया से हम क्या है, किस बैक्टीरिया की मदद के द्वारा हम क्या है उसको प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिटोबैक्टर एसिटाई है। स्टैटिन जो मैंने बताया था, स्टैटिन की बात करें, स्टैटिन किससे होता है भाई, कौन सा बैक्टीरिया है, वो मोनस्कस परप्यूरियस, उससे क्या है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम था, एक प्रकार का क्लॉट बस्टर था,